इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे बेसिक चीज जो समझना है वो ये समझना है कि हम जो भी इनकम कैलकुलेट करते हैं वो उस हाउस का करते हैं, न कि उस व्यक्ति का करते हैं। हम इनकम कैलकुलेट करते हैं हाउस का, इसीलिए इसका नाम लिखाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से। हम उस व्यक्ति का नहीं कैलकुलेट करते हैं जिसका वो मकान है। तो इस पर्पज से समझने वाला चीज है कि मकान एक है, मकान एक है, ठीक है। अब इस मकान में सपोज करो 4 यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट है। एक भाग, एक मकान में 4 यूनिट है। 4 यूनिट में एक यूनिट सेल्फ रेसिडेंस है, खुद रहता है। एक यूनिट में सेल्फ का बिजनेस है, ठीक है। एक यूनिट में सेल्फ का जो बिजनेस है तो उस बिजनेस के स्टाफ के लिए दे दिया है, ठीक है। बड़े बड़े संस्था में जो आप जाते हैं आपको जो जॉब मिलता है तो उस संस्था के द्वारा ही आपको आने जाने के लिए गाड़ी भी दे दिया जाता है और आपको रहने के लिए भी व्यवस्था दे दिया जाता है ना। तो सेल्फ के बिजनेस के स्टाफ के लिए ये दे दिया और एक यूनिट लेट आउट फॉर रेंट हो गया। तो इस स्थिति में आप हमें बताएंगे कि इस मकान का कितना भाग किराया पे उठा हुआ माना जाएगा। यही सबसे क्रिटिकल चीज है समझना। तो कुल मिला के सेल्फ रेसिडेंस में ये यूज हुआ, तो इसको छोड़ के बाकी ये तीनों लेट आउट फॉर रेंट माना जाएगा। लेट आउट फॉर रेंट ये तीनों माना जाएगा, समझे। और इस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा, नहीं तो सवाल फंसते रहेगा। इस चैप्टर का सबसे जड़ यही चीज है और इसी पर्पज से हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और इसके पीछे सेलेक्ट के पीछे 2 रीजन है। एक तो ये कॉन्सेप्ट समझाना, दूसरा आपको वो क्वेश्चन दे देना जो आपको परीक्षा में पूछेगा। इस चैप्टर से पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 22, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। इसीलिए इसको VVI क्वेश्चन मान लो। क्वेश्चन नंबर 22 VVI HC मेहरोत्रा के बुक से क्वेश्चन नंबर 22 को VVI कर लें। और एक चीज याद रखेंगे, सेटर कभी भी सेम लैंग्वेज में नहीं देंगे, सेम लैंग्वेज में नहीं देंगे, सिस्टम सेम होगा। अब उसी में सेटर क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट है सबको या तो डबल कर देंगे या तो आधा कर देंगे, तो उससे प्रोसेस तो वही रहेगा ना। तो VVI करने का मतलब हुआ कि इसी प्रोसेस का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ दे, ये नहीं। सेटर कुछ भी, कहीं कहीं हम देखते रहते हैं कि हम लोग का गेस जो है उसमें से सिर्फ एगो जीरो हटा देता है, 6 लाख की जगह एगो जीरो हटा दिया। सब जितना भी सवाल है सब में एक एक जीरो कम कर, सारा अमाउंट का एक एक जीरो घटा दिया। लेकिन नाम का ना हम एंट्री करेंगे, नाम कौन कहाँ ऐड होगा, कौन कहाँ लेस होगा, है ना। ये नोटिस रखना है मन में कि कौन चीज़ कहाँ कैसे होता है, अमाउंट क्या है, उससे क्या लेना देना है। तो इस सवाल में देखें, मिस्टर लाल एक बड़े मकान का स्वामी है। मकान के क्षेत्रफल का 50% भाग, 50% का मतलब आधा ना,
आधा भाग 22,500 मासिक किराए पर रहने के लिए दे दिया गया। मासिक किराए पर रहने के लिए दे दिया गया, यानी आधा भाग का किराया लगा। आगे कहता है मकान के क्षेत्रफल का 25% भाग मकान के स्वामी द्वारा अपने पैसे के लिए प्रयोग हो रहा है तथा क्षेत्रफल का शेष 25% भाग उसके अपने निवास के लिए प्रयोग हो रहा है। मकान के संबंध में अन्य विवरण निम्नलिखित है। म्युनिसिपल वैल्यू है 6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 9 लाख, म्युनिसिपल टैक्स है 80,000, रिपेयर्स के लिए गए लोन पर ब्याज भी है, फिर ग्राउंड रेंट है, फिर एनुअल फी है, इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो एक चीज़ याद रखेंगे, इस चैप्टर में आजू बाजू के खर्चा से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो खर्चा जो डायरेक्ट मकान का है उससे हमको मतलब रखना है, आजू बाजू के खर्चा से हमको। तो यहाँ ग्राउंड रेंट है, एनुअल फी है या फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये आजू बाजू का खर्चा माना जाता है, ये डायरेक्ट मकान का खर्चा नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको हम नहीं इसमें मेंशन करेंगे। तो मकान का 50% भाग किराया पे लगा है, तो पहले तो हम लिखें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर द फिनांसिंग ईयर। आपका असेसमेंट ईयर क्या है? आपका असेसमेंट ईयर 2024-25 और आपका फिनांसिंग ईयर 2023-24, यही है, ठीक है। एक पार्टिकुलर खींच लें और 3 अमाउंट का कॉलम खींचें। 50% लेट आउट फॉर रेंट, 50% लेट आउट फॉर रेंट, 25% फॉर सेल्फ प्रोफेशन और 25% सेल्फ रेसिडेंस, अपने प्रयोग के लिए, अपने रहने के लिए, यही है। सबका नीचे हम RS लगा दें, हमारे यहाँ रुपया चलता है RS, क्लियर। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख है, तो 50% कितना होगा? 3 लाख, 25% 1.5 लाख और 1.5 लाख, क्लियर। म्युनिसिपल के बाद स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, ये 9 लाख है, तो 4,50,000, 2,25,000 और 2,25,000, ठीक है, 2,25,000। फेयर रेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो अधिक है वह एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, लेकिन वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये रूल है। तो यहाँ पे फेयर रेंट है नहीं, तो सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू जो है वही एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेंट से कम है। तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो म्युनिसिपल है वही होगा, कितना? 3 लाख। और इस दोनों को हम नील करके चलें, क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशन है सेल्फ का, और हमारे सोर्स ऑफ इनकम में हम 5 हेड लिखाए थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये क्या है? प्रोफेशन। तो ये कैलकुलेशन किस हेड का चीज होगा? प्रोफेशन का। इसीलिए यहाँ पे इसका हम कैलकुलेशन नील मान के चलेंगे, इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और ये खुद रहता है तो ये तो नील होगा ही, क्लियर। तो कुल मिला के इसको हम यहीं पे बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेके आगे नहीं जाएंगे। अब हमें काम करना है
जो 50% किराया पे लगाया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हो गया 3 लाख। अब ARR एक्चुअल रेंट रिसीव ये है 22,500 पर मंथ के हिसाब से लगाया, यही है ना 22,000, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 12,500 हाँ 12 दूनी 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 36, 12 दूनी 2,70,000 2,70,000 24 और 36 काहे गड़बड़ा रहा है 22,500 into 12 2,70,000 2,70,000 2,70,000 ठीक है 2,70,000। अब इस दोनों में सबसे ज्यादा कौन है GAV के लिए लाइन होता है which ever is more, which ever मतलब कौन एक्सपेक्टेड और ARR में जो ज्यादा है, जो कितना है 3 लाख 3 लाख। GAV में से हम घटाते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा 80,000 80,000 टोटल मकान का है। तो यहाँ हम किस भाग का कैलकुलेशन कर रहे हैं 50% का। तो 80,000 का 50% कितना 40,000 40,000 इजिकल टू 60,000 2,60,000 ये हो जाएगा हमारा AV एनुअल वैल्यू। ठीक है एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30%, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ AV एनुअल वैल्यू का 30% जो कितना हो जाएगा 78,000 78,000 1,82,000 1,82,000 रुपया ये हमारा इनकम बिफोर इंटरेस्ट चार्ज, बिफोर इंटरेस्ट चार्ज ब्याज चार्ज करने से पहले का इनकम है। अब सवाल में देखें कहता है मरम्मत के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज 3 लाख रुपया, 3 लाख पूरे मकान का है। इस पार्ट का कितना होगा लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, 3 लाख पूरे मकान का है तो इस पार्ट का 50% के हिसाब से कितना होगा 1,50,000 1,50,000 ना। और इस दोनों का कितना होगा 75,000 और 75,000 ना। तो ये 1,50,000 हम घटाते हैं तो ये 32,000 रुपया निकला। ठीक है ये 32,000 इस पार्ट का निकला। ये पार्ट प्रोफेशन है तो इसका संबंध हो जाएगा किससे प्रोफेशन से, इसका संबंध होगा प्रोफेशन से, ये यहां डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ये पार्ट सेल्फ है तो वह भाग जिसमें सेल्फ रहता है मिनिमम अमाउंट कितना है ब्याज का 30,000, मिनिमम हम 30,000 ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 75,000 है इसमें से कितना यहाँ घटेगा मात्र 30,000 घटेगा। ठीक है तो लेस इंटरेस्ट ऑन सेल्फ पार्ट, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ पार्ट कितना 30,000, 30,000 घट जाएगा और तब जाके हमारा कितना बचा 2,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अभी 22 के बाद आप सीधा पहुंचे 26 उसको करेंगे, यही है वहां यहाँ 50%, 25% और 25% है। 26 में 25, 25, 25 और 25% 4 भाग में बांट दिया है। कोशिश करेंगे ये उतारने के बाद उसको करने का, आगे आप लोग करें ऑफलाइन मोड में।